नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। आयुर्वेद का जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, उसे आज के इस मॉडर्न दुनिया में हम कैसे बचा सकते हैं? ये इतना जरूरी क्यों है कि हमारी जो ये प्राचीन विरासत है, वो किसी कानूनी पचड़े में ना फंसे? आइए मिलकर समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए, आज के दौर में ये सवाल बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हजारों साल पुराना ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो किसी एक इंसान या किसी एक कंपनी का हो सकता है? और बस यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ज्ञान की चोरी के खतरे को समझेंगे। फिर हम इसकी कानूनी ढाल यानी आईपीआर के बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत के एक जबरदस्त डिजिटल किले टीकेडीएल की बात करेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है और इसने क्या कमाल किया है। और आखिर में एक आयुर्वेदिक इनोवेटर के तौर पर इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ज्ञान की चोरी। सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है, सही कहा ना? लेकिन ये एक असली खतरा है जिसे एक खास नाम दिया गया है, बायोपायरेसी। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये बायोपायरेसी आखिर क्या बला है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। सोचिए, कोई बाहर की कंपनी हमारे दादा दादी नाना नानी के नुस्खों को अपनी नई खोज बताकर मार्केट में बेच रही है, और न तो हमें कोई क्रेडिट दे रही है, ना ही कोई फायदा। बस यही है बायोपायरेसी। एक तरह से ये ज्ञान की एक बहुत ही स्मार्ट चोरी है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है हमारी अपनी हल्दी और नीम। हम सब जानते हैं कि ये कितने फायदेमंद हैं, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशी कंपनियों ने इनके औषधीय गुणों पर पेटेंट कराने की कोशिश की थी? उन्होंने दावा किया कि ये उनकी खोज है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इस बायोपायरेसी से लड़ा कैसे जाए? यहीं पर मैदान में उतरती है हमारी कानूनी ढाल, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम शॉर्ट में आईपीआर कहते हैं। अब ये आईपीआर क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे हमारे घर या जमीन के कागजात होते हैं ना, जो बताते हैं कि इसके मालिक हम हैं, वैसे ही आईपीआर हमारे दिमाग से निकले किसी आइडिया या आविष्कार के कागजात हैं। ये एक तरह का ओनरशिप सर्टिफिकेट है जो कहता है कि इस आइडिया के मालिक आप हैं। और आईपीआर का ही एक बहुत शक्तिशाली हथियार है पेटेंट। ये किसी आविष्कारक को एक तय समय के लिए अपने आविष्कार पर पूरा अधिकार देता है। कोई और उसे बना या बेच नहीं सकता। अब देखिए, नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यही वो हथियार भी है जिसका गलत इस्तेमाल हमारे पारंपरिक ज्ञान के खिलाफ हो सकता है। तो इस ग्लोबल चैलेंज का भारत ने क्या जवाब दिया? एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही पावरफुल जवाब। पेश है भारत का अपना डिजिटल किला, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी या टीकेडीएल। टीकेडीएल का मकसद बहुत सीधा और साफ है। हमारे जो सदियों पुराने ज्ञान की किताबें हैं, उन्हें डिजिटल रूप में दर्ज करना। क्यों? ताकि दुनिया में कोई भी इसे नई खोज बताकर पेटेंट ना करा सके। ये सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव कदम है। समस्या होने से पहले ही उसे रोक देना। आप इसे एक डिजिटल पुल की तरह भी सोच सकते हैं। सोचिए, अमेरिका या यूरोप में बैठा कोई पेटेंट ऑफिसर हमारे प्राचीन ग्रंथों को, जो संस्कृत या दूसरी भाषाओं में है, कैसे पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ सकता। टीकेडीएल बस यही काम करता है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान का उनकी भाषा में और उनके समझने लायक फॉर्मेट में अनुवाद कर देता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो ये डिजिटल किला आखिर काम कैसे करता है? मतलब कैसे हजारों साल पुराने श्लोक एक क्लिक करने वाले डेटाबेस में बदल जाते हैं? चलिए जरा इस प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान को इकट्ठा किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप, इसका कई इंटरनेशनल भाषाओं में जैसे इंग्लिश, जापानीज, जर्मन में अनुवाद किया जाता है। तीसरा, इसे एक मॉडर्न लाइब्रेरी की तरह क्लासिफाई करते हैं ताकि कुछ भी खोजना बहुत आसान हो। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इस डेटाबेस को दुनिया भर के पेटेंट ऑफिस को दे दिया जाता है, ये बताने के लिए कि देखिए, ये ज्ञान पहले से मौजूद है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसे लीगली प्रायर आर्ट कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब वाकई में काम करता है?
क्या इस डिजिटल किले ने सच में कोई लड़ाई जीती है? चलिए इसके असर को देखते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। टीकेडीएल से पहले क्या होता था? पेटेंट ऑफिसर के पास जानकारी ही नहीं होती थी, इसलिए हल्दी और नीम जैसे मामलों में हमें सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब पेटेंट ऑफिसर बस कुछ ही क्लिक्स में सारी जानकारी देख सकता है और गलत दावों को शुरुआत में ही खारिज कर सकता है। और अब देखिए असली आंकड़े, जो इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत हैं। ये नंबर देखिए, 2000 से भी ज्यादा। टीकेडीएल की वजह से दुनिया भर में 2000 से ज्यादा ऐसे गलत पेटेंट आवेदनों को रोका गया है जो हमारे ज्ञान की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो हमने समस्या को भी समझ लिया और उसके समाधान को भी देख लिया, लेकिन एक बीएएमएस छात्र के तौर पर ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये जो सेक्शन है, ये सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। जब आप एक रिसर्चर या इनोवेटर बनेंगे तो ये चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। अपनी रिसर्च शुरू करने से पहले हमेशा ये देखें कि इस विषय पर पहले से क्या-क्या जानकारी मौजूद है। अपने हर काम को, हर इनोवेशन को ठीक से डॉक्यूमेंट करें। इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें कि पारंपरिक ज्ञान क्या है और आपकी अपनी नई खोज क्या है। हमेशा अपने स्रोतों का सम्मान करें, उन्हें श्रेय दें और हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद या सलाह लेने से कभी ना हिचकिचाएं। यही एक सच्चे इनोवेटर की निशानी है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, आयुर्वेद का भविष्य सिर्फ उसके अतीत को सहेज कर रखने में नहीं है, बल्कि उसके भविष्य की यात्रा को सुरक्षित करने में भी है। एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल के तौर पर हमारी भूमिका सिर्फ इस ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इसके संरक्षक बनना भी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आईपीआर और टीकेडीएल जैसे मॉडर्न टूल्स के साथ हम अपनी इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।